तो सर हाँ, तो ये हमारी जीके की दूसरी क्लास है, जिसमें हमने इसमें जो स्टैटिक जीके के टॉपिक है उसमें जो इंडिया और वर्ल्ड, वहां से इंडिया वाले पोर्शन में हम गए हैं। आज हम इंडिया के बारे में आपसे कुछ बात शेयर करेंगे, आपको ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे। तो सर सबसे पहले ज्योग्राफी में जाने के लिए, इंडिया के बारे में जानने के लिए पहले हमें इसकी ज्योग्राफी जाननी पड़ेगी। तो सर उसमें ये कहा गया है कि जिस जिस प्लेनेट पे हम हैं उसको हम पृथ्वी बोलते हैं, और सिर्फ यही एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें हवा, पानी वगैरह ये है। क्या और किसी प्लेनेट में ये चीज है? हो सकती है, पर अभी खोजी नहीं गई। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि भाई हम एलियन को खोज रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर कोई और पृथ्वी यहाँ पे है तो वो हमें, उनके लिए हम एलियन है। अगर कोई और इस दुनिया में पृथ्वी है, ब्रह्मांड में कोई पृथ्वी है जहाँ पे हवा पानी है, मनुष्य है, या कोई और तरह का कोई प्राणी है, तो उनके लिए शुभम जी हम एलियन हो जाएंगे ना। हालांकि हम ढूंढ रहे हैं एलियन को, भाई कोई और सृष्टि भी है जहाँ पे कोई आदमी जैसा कोई चीज है, हम उनको एलियन कह रहे हैं। ये मैं बोलना चाहता हूँ। बैक टू द पॉइंट, हमारी पृथ्वी पे जो ज्योग्राफी के हिसाब से डिवीजन किया गया, वो 7 भाग में डिवीजन किया गया। पूरी पृथ्वी को हमने 7 भाग में बांटा, पहाड़, पर्वत, नदी, उसके हिसाब से। और उन 7 भाग को हमने क्या बोला? महाद्वीप बोला। उन महाद्वीप में से, 7 महाद्वीप में से अगर हम ईस्ट से शुरू कर दें, पूरब से शुरू कर दें, तो वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर आपका एशिया हो गया, फिर आपका यूरोप हो गया, फिर आपका उसके नीचे अफ्रीका हो गया, फिर उसके बाद आपका अमेरिका। अमेरिका एक महाद्वीप के नाम से भी है, कई जगह महाद्वीप का नाम भी है और वही उस महाद्वीप में कंट्री भी है। तो अमेरिका के दो महाद्वीपों में उन्होंने डिवाइड किया, एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका, और एक अंटार्कटिक। तो ये टोटल मोटी 7 भाग में पृथ्वी को डिवाइड किया गया। जहां तक हम अपनी बात करें तो हम एशिया महाद्वीप में आते हैं, और उसमें हमारी जो कंट्री का नाम है वो इंडिया, भारत, आर्यवर्त, ये सारे नामों से इनको बुलाया गया है। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में अभी हम नहीं बात कर रहे, अभी हम इसकी ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर ये एक सबसे पहले तो एशिया महाद्वीप में जो पड़ा, तो सर कोई भी डायग्राम में, शुभम जी आप जिस घर में रहते हो, तो उस घर को पहचान बताने के लिए हम ये बोलते हैं कि भाई ये मेरा जो घर है, इसका कमरा ये पूरब की तरफ है, टॉयलेट है ये पश्चिम की तरफ है, बेडरूम है ये साउथ की तरफ है, और पूजा घर है वो नॉर्थ की तरफ है। मतलब कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं। तो वैसे ही एशिया जो महाद्वीप है उसका भी हमने पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण रखा हुआ है। तो हम इंडिया एशिया महाद्वीप के साउथ एशिया में आते हैं, साउथ की तरफ पड़ने वाले कंट्री है। ये एरिया के हिसाब से कितने नंबर पे है शुभम जी? एरिया के हिसाब से ये 7वें नंबर पे है। एरिया के हिसाब से, जगह के हिसाब से ये 7वें नंबर पे है। दूसरा पॉपुलेशन, भाई पॉपुलेशन के हिसाब से कितने नंबर पे है? तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से, अब मेरे को नाम नहीं पढ़ा जा रहा आज,
मेरे पास लैपटॉप नहीं है, अगली बार हम लैपटॉप पे करेंगे तो मैं आप सब नाम लेके मतलब जैसे पिछली बार क्लास हुई थी ना वैसी क्लास हो सकती है। आज थोड़ा-सा अलग भी हो सकती है क्लास। ज़्यादा मैं बोल पाऊँ, आपसे ज़्यादा पूछ ना पाऊँ, ये मैं बोलना चाहता हूँ। पर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे, कैमरा ज़रूर ऑन करें। ठीक है? तो सर पॉपुलेशन के हिसाब से अदिति हमारा कंट्री कौन से नंबर पे है? सर सेकंड। सेकंड था। अब फर्स्ट हो गया है। हमारा अब हमारा कंट्री 23 में जून 23 में जून 2023 में ये फर्स्ट नंबर पे आ गया पॉपुलेशन में। ठीक है? अब इसमें बात करेंगे कि इसके नेबर कौन-कौन है। तो सर सबसे पहले अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो उसका मैप आपको समझ में आना चाहिए। मैप आपने देखा हुआ हो। आपने मैप देखा है हर्ष? यस सर। संदीप? हाँ यस सर, देखा सर। भानु जी आपने देखा है मैप? आवाज ऑन करिए बेटा। सर मैप का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है सर, एक्चुअली मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ तो भूगोल से थोड़ा सर दूर रहा हूँ। चलिए, जी सर। पर फिर भी सर मैप तो आपने ना भी देखा हो, पर सर दुनिया भर की अब जब बाहर भीतर निकलते हो तो जी इंडिया जी का नक्शा तो देखा है सर। जी सर। जी सर। इंडिया का नक्शा तो देखा है सर, इंडिया में हाँ रह सर, रहे हैं हम। श्योर सर, श्योर सर। तो सर जब हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमें अपने पड़ोसी का पता होना चाहिए। जी तो हमारे पड़ोसी में, क्योंकि इंडिया पहले हम इसको हिंद बोलते थे, हिंदुस्तान, जी तो उस हिंदुस्तान में न केवल प्रेजेंट का इंडिया आता था, बल्कि इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये सारे कंट्री भी मिलके होके एक हिंद बनता था। हिंद रीजन हम इसको बोलते थे। ये मैं बोलना चाहता हूँ। तो प्रेजेंट में जो हमारा नक्शा है इंडिया का, उसके जो पड़ोसी देश है, उसमें हमारा इंडिया से जो डिवाइड हुआ पाकिस्तान, वो एक कंट्री है। उसके बाद पाकिस्तान से एक डिवाइड हुआ कंट्री बांग्ला, एक एक पोर्शन डिवाइड हुआ बांग्लादेश, वो एक हमारा पड़ोसी है। उसके बाद भूटान, एक वो हमारा कंट्री है, पड़ोसी है। तो भूटान की क्या कोई सेना है हर्ष? नहीं सर। तो उसकी रक्षा कौन करता है? इंडिया। इंडिया इंडिया। करते सर, इंडिया। हाँ ठीक है, पूछूंगा मैं आपसे सर। तो सर उसके बाद नेपाल एक कंट्री है हमारा, जी पड़ोसी मुल्क। नेपाल क्या कभी गुलाम हुआ है नहीं काशिका जी? कभी। जी नहीं, भी कभी नहीं गुलाम। सॉरी सर, बोलने सॉरी। पे बोलने पे बोलने पे सर, बोलने पे नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ है। ठीक है? वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कंट्री था जिसने अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया था। कौन सा था वो? नेपाल। हालांकि अभी पिछले पीरियड में जब हम पर्टिकुलर देशों के बारे में आएंगे ना भानु जी, तो नेपाल की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे। जी तो सर। अभी रिसेंट ईयर में नेपाल को हिंदू राष्ट्र जो हिंदू राष्ट्र का जो टैग था ना, वो हटा दिया गया। अब नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, ये हम खास का, हाँ, हटा दिया गया है। तो सर उसके बाद फिर आपका श्रीलंका। तो श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है। उसके बाद मालदीव, मालदीव से भी हमारा एक पड़ोसी देश है। और जो हमारे महाद्वीप वगैरह है ना, इजलैंड, इजलैंड वो कहीं ना कहीं उससे आसपास है, ये हम बोलना चाहते हैं। और आप ये मानेंगे अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी है। भानु जी, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी कैसे है? बताइए सर। आवाज अनम्यूट करिए सर।
सर अफगानिस्तान तो सर पाकिस्तान से बॉर्डर मैच करता है उसका, तो इसलिए तो पूछा आपसे, वो भी हमारा पड़ोसी है। ये रुद्र जब जी, रुद्रा जी बताइए। Sir, it is connected to the land territory. नहीं, कासका जी आप बताइए। शुभम जी बताइए। लक्ष्मी जी बताइए। अदिति बताइए। सर इज इट कि वो पीओके के साथ कनेक्टेड है इसीलिए इंडिया के साथ कनेक्टेड है? हाँ, तो वो पीओके को पाक ऑक्युपाई कश्मीर है, तो इसलिए अफगानिस्तान को भी हम अपना पड़ोसी मानते हैं। वैसे है नहीं हमारा पड़ोसी, पर क्योंकि पीओके को हम अपना पड़ोसी अपना एरिया मानते हैं, तो इस वजह से वो हमारा पड़ोसी देश कहा गया है। तो सर ये मैंने उन कंट्रियों के नाम बताए हैं जो हमारे पड़ोसी है। समराइज कर लेते हैं शुभम। पाकिस्तान, चाइना, चाइना एक और बीच में रह गया है, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव और आपका अफगानिस्तान। अब आपने ये बताना है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किस देश की बाउंड्री किससे मिलती है? किस देश की बाउंड्री सबसे ज्यादा देशों के साथ मिलती है, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। कास्का जी बताइए, शुभम जी बताइए, लक्ष्मी जी बताइए। सर मुझे नहीं आइडिया है इसका। सर आई थिंक चलिए नेपाल की। शुभम। सर नेपाल या चीन की सर, इन्हीं दोनों में से क्लियर नहीं है सर। चीन किस में भी शायद। नेपाल का तो बहुत छोटा सा कंट्री है, उसके साथ ज्यादा कंट्री कोई है बेटा? चीन का मे भी इन्हीं दोनों में से किसी का। चाइना, चाइना के साथ सर दुनिया रशिया के भी, रशिया भी। हिमांशी जी, कैसे नहीं बोलना हिमांशी जी, कैमरा ऑन करो, हैंड रेज करो। शुभम जी, चाइना के साथ वर्ल्ड के अप्रोक्स 13 कंट्री की बाउंड्री टच करती है, तो चाइना के साथ सबसे ज्यादा कंट्रियों की बाउंड्री शेयर की जाती है, ये हम बोलना चाहते हैं। ठीक है सर, तो अब आपने ये और बताना है, ये सब जो मैं बोल रहा हूं आपको थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ या ठीक चल रहा है शुभम? थोड़ा फास्ट है सर, क्योंकि हम तो आंसर दे रहे हैं, लिखने के तो फिर लिख नहीं पा रहे ना, आंसर दे रहे हैं, सुन रहे हैं बस। चलिए मैं ट्राई करता हूँ फिर थोड़ा स्लो करने की। अभी तक जो बोला वो लिखा नहीं लिखा? नहीं लिखा सर, सब ऊपर से बस याद किया है बस। अरे तो फिर बोलो ना भाई, मेरे को बोलो, आपने हैंड रेज क्यों नहीं किया? माइक म्यूट करो किस जिसका भी है। हर्ष, शुभम, शुभम जी मेरी सर। आवाज बेटा हाँ बोला क्यों नहीं मेरे को? सर, मैं लिख ले रहा हूँ फिलहाल, जितना आप लिखा है हम लिख लेंगे, जितना अभी आगे से लिखते हैं। जितना आपने बताया मैंने नोटिस कर लिया है। रिकॉर्डिंग से काम नहीं चलेगा, मैं बार बार बोलता हूँ, रिकॉर्डिंग का कोई वैल्यू नहीं है मेरे सेशन में। जब मैं सेशन लेता हूँ उसमें रिकॉर्डिंग का ज्यादा महत्व नहीं है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। मैं लिखता हूँ सर, अभी फिर लिख लूंगा। आपने पूरे 7 महाद्वीप बताए थे, जिनमें आपने एशिया बताया, एशिया में साउथ बताया कि हम लोग जो पार्ट रहते हैं वो साउथ का बताया। उसके बाद उसके अंदर जो क्या है वो सब पूरा बताया, पूरा हम लिख लेंगे अभी। बेटा इसीलिए मैं कैमरा ऑन करने की बोलता हूँ। अब जैसे अदिति है, मेरे को दिख रही है, वो लिख रही है, आपने लिखा अदिति? हाँ जी सर। तो कैमरा ऑन करने से मुझे मूवमेंट पता लगती है, मैं उसी के हिसाब से स्लो या तेज होता हूँ। चलिए सर दोबारा शुरू करते हैं। तो सर अभी हमने इंडिया का नंबर बताया एरिया और पॉपुलेशन में, फिर उसकी लोकेशन बताई, फिर उसके नेबर बताए, फिर हमने बाकी जो मिसलिनियस में बीच बीच में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो भी जीके का पार्ट है, ये मैं बोलना चाहता हूं। अब आपने ये बताना है इंडिया की बाउंड्री सबसे ज्यादा किस देश के साथ लगती है? हर्ष बोलो। बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारी
सबसे ज्यादा बाउंड्री लगती है। ठीक है, इसमें हम कई बार कंफ्यूज भी रहते हैं, और वो हमारी 4096 किलोमीटर 4096 इतना एरिया उसके साथ लगता है। 4000 4096। ठीक है यहां तक? जी सर। उसके बाद हम बताना चाहें कि हमारी कैपिटल कहाँ है। तो हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली है। इससे पहले हमारी कैपिटल कहाँ थी? कलकत्ता थी। कब थी? 1911 से पहले पहले। उसके बाद हमने अपनी कैपिटल बदली और न्यू दिल्ली में आए। उस दौरान हमारी समर कैपिटल कहाँ थी अदिति? शिमला सर। वेरी गुड। उससे पहले 1911 में जब कलकत्ता हमारी कैपिटल थी ना, तो समर कैपिटल हमारी शिमला को बोलते थे, कहते थे, थी मतलब। हमारा जो लार्जेस्ट सिटी है, सिटी में सबसे बड़ा सिटी कौन है हिमांशी जी? हिमांशी जी, यस सर। लार्जेस्ट सिटी सर हमारा लार्जेस्ट सर मुंबई दिल्ली। है। मुंबई है। उसके बाद लार्जेस्ट सिटी पॉपुलेशन वाइज जो म्युनिसिपल एरिया है वो दिल्ली का कहा गया है। उसके बाद हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज वो कौन सी है कास्का जी? 22 अब बीच में नहीं बोलना, फिर कैमरा ऑन करो, हैंड रेज करो। कास्का जी, जी सर। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? सर हिंदी। यस, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल, संविधान में आर्टिकल 343 में लिखा हुआ है सर कि आर्टिकल भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज, मैं जी। अपना बोल दूंगा, आप सुनते रहिए मेरे को बस एक बार, बाकी फिर हैंड रेज करिए। एक्चुअली सर थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में, इसीलिए मैंने बोला कि इसे रिपीट कर दीजिए बस, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप वेट करिए, मैं बोल लूंगा दोबारा भी। ओके ओके ओके। हाँ, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, जो कि भारत के संविधान के आर्टिकल 343 में बताई गई है। उसमें कहा गया है कि शुरू में 15 साल हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, और उसके बाद फिर हम उसको हिंदी को अपनाएंगे। हिंदी को डिक्लेयर तो कर दिया खासका जी शुरू में ही हर्ष, जी सर। पर शुरू के 15 साल काम को इंग्लिश में ही करेंगे, ये भी बोला हुआ है। उसके बाद स्टेट की लैंग्वेज कौन सी रहेगी हर्ष? सर वो जहाँ की स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, नोटिफाई करेगी। कौन से आर्टिकल में आदिति? सर याद नहीं है। कौन से आर्टिकल में हिमांशी? सर 8 शेड्यूल में है 22 मेजर लैंग्वेजेस। मैं आर्टिकल पूछ रहा हूँ, कौन से आर्टिकल में ये बोल रहा है कि स्टेट अपनी लैंग्वेज डिसाइड करेगा?
दिमाग में नहीं आ रहा सर, 5 शायद। 3, 4, 5 जी। आर्टिकल 3, 4, 5 में ये कहा गया है कि स्टेट अपनी लैंग्वेज अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। इसके बाद आगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कौन सी लैंग्वेज होएगी। भानु जी बोलो। सर आर्टिकल क्या बताया था सर आपने? 3, 4, 5 ओके स्टेट सर। के लिए, हाँ सर, ठीक, थैंक 3, यू सर। 4, 3 सेंट्रल पूरे भारत के लिए जी जी ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड ठीक है। 3, 4, 8 फॉर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। 3, 4, 8 में लिखा अदिति जी, अब मेरे को अदिति क्लियरली दिख रही है कि वो राइटिंग कर रही है, मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से राइटिंग कर रही है। 3, 4, 8 में ये बताया गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की किस लैंग्वेज में काम करेगा। तो किस लैंग्वेज में काम करेगा शुभम? सर इंग्लिश और हिंदी। हाई कोर्ट और हाई इंग्लिश। कोर्ट में इंग्लिश नहीं है बेटा, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में का संविधान में इंग्लिश लिखा हुआ है। इंग्लिश है सर। हालांकि आप जानते हो कि यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, इनमें हाई कोर्ट में भी हिंदी से काम होता है। मैंने इसीलिए बोला ना सर, बहुत लैंग्वेजेस यूज होती हैं, तो इसलिए मोस्टली जो देते हैं प्रेफरेंस वो इंग्लिश को देते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो इसलिए। हमें तो जो लिख रहा है ना उसको पढ़ना है पेपर में। सर एक क्वेश्चन मेरा भी थोड़ा सा डाउटफुल है, जैसे आपने अभी स्टेट लैंग्वेज मतलब बताया कि स्टेट अपनी लैंग्वेज स्वयं चुनेगा जिस जो स्टेट होगा, तो जो 344 टू 351 बताता है वो हमारी 22 भाषाओं से जो अमेंडमेंट हुआ है तो उसमें बताता, तो उसमें तो सारी भाषाओं का सर कैसे फिर लैंग्वेज कहाँ से मिलेगी? उसमें 22 लैंग्वेज का अनुच्छेद उस पे हुआ है ना सर, थोड़ा सा इसको आप ब्रीफ कर। कौन सा वर्ड बोला आपने पहले शुरू में? 344 टू 351 ये हमारी जो अमेंडमेंट करके जो भाषाएं जोड़ी गई थी, पहले जो 14 थी उनको जोड़ के 22 की गई थी। अब सुनिए इसको, शेड्यूल 8 में 22 भाषा को, पॉइंट टू बी नोटेड, रीजनल भाषा डिक्लेयर करा है। जो रीजनल भाषाएं थी ना शुभम, उनको हमने 8वीं अनुसूची में रखा है कि रीजनल भाषा हमने 14 बताई शुरू में, फिर 1 प्लस करी, फिर 3 पहले 3 प्लस करी, फिर 1 प्लस करी, और आखिर में फिर 4 प्लस करी। तो शुभम जी ये जो शेड्यूल 8 है ना, वो तो सिर्फ ये कह रहा है कि संविधान ने, शुभम जी, संविधान ने आर्टिकल 8 में 22 भाषा को रीजनल भाषा का दर्जा दिया है। यहां तक ठीक है? और शायद आपने सेशन उस दिन ध्यान से नहीं सुना, मैंने ये भी कहा था कि उन 22 रीजनल भाषाओं में राजस्थानी नहीं है। नहीं आपने बताया, मैं नोट किया हूँ सर। नोट किया ना? तो सर शेड्यूल 8 का स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज से कोई लेने देना ना है। ठीक है शुभम जी? बट वो रिलेटेड तो सही के कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है उसी से रिलेट कर रहा है ना, जैसे भी आपने 43, 45 बताया, तो सर वो भी तो रिलेट कर रहा है थोड़ा सा, तो मैं दोनों में डाउटफुल हूँ थोड़ा, इसलिए मैंने बोला ना कि इंडिया ने, संविधान बनाने वालों ने, अमेंडमेंट करने वालों ने आइडेंटिफाई करके 22 भाषा को हमारी इंडिया की रीजनल भाषा डिक्लेयर करा है सिर्फ। अब उसका राजस्थान में काम, अगर राजस्थानी ऑफिशियल लैंग्वेज है तो उसका 8 शेड्यूल से कोई लेने देना ना है। क्योंकि उसमें ऐड ही नहीं है सर। नहीं, ऐड हो या ना हो, अगर कोई साउथ की तमिल है, तेलुगु है, तो वो तमिल वहां उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, चाहे वो वहां पे ना हो। अब जैसे मैं बोलता वैसे आगे चल के, शायद सिक्किम
एग्जैक्ट बताऊंगा जब आएगा वो सवाल। उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। सिक्किम, अभी लिखिए मत इसको, मैं जब मेन बताऊंगा ना, जब बताऊंगा। अब बीच में आप क्रॉस करोगे तो हम थोड़ा सा भटक जाएंगे। तो मिजोरम या सिक्किम एक ही भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, जबकि शेड्यूल 8 में तो इंग्लिश नहीं लिखा ना बेटा। तो रीजनल, वो तो सिर्फ उन्होंने वहां 22 भाषा को रीजनल लैंग्वेज आइडेंटिफाई किया हुआ है। हमने उनमें से चुननी नहीं है कि स्टेट सिर्फ उनमें से ही चुनेगा, ऐसा नहीं बोला बेटा। ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, आगे चले। चलिए सर। तो सर उसके बाद 348 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारी भाषा को इंग्लिश लिखा हुआ है। हालांकि कई स्टेटों में हाई कोर्ट की लैंग्वेज हिंदी भी है। तो वो उनके अपना नोटिफिकेशन है, गवर्नर के ऑर्डर है, लेजिस्लेशन के अमेंडमेंट वगैरह है। तो उस पर हमें इतना नहीं जाना टेक्निकल, ये मैं बोलना चाहता हूं। तो सर बोलिए, हैंड रेज करने वाले। सर मैं ये कह रहा हूँ, आपने जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश बोला है, लेकिन कोर्ट की लैंग्वेज अलग ही होती है ना सर, वो इंग्लिश। कहीं पढ़ा था मैंने कि लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट होता है। क्वेश्चन क्या है ये बताओ मेरे को सीधा। नहीं, मेरा डाउट पर यही पढ़ा था नहीं, कि एग्जैक्ट बताओ। इंग्लिश। हाँ, कोई नहीं सर, मैं बाद में क्लैरिफाई करूंगा, आप कंटिन्यू कर लीजिए। चलिए सर, क्लियर कट यस या नो वाला क्वेश्चन होना चाहिए, या जो मैं ब्रीफ कर रहा हूं वो क्वेश्चन होना चाहिए, ये मैं बोलना चाहता हूं। ओपिनियन बेस में तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा मामला, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। तो सर उसके बाद इसमें हमने कहा, शुभम जी आपने मेरे को जाने नहीं दिया आगे। तो टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है बेटा, बट हर जी हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है ना, वो तकरीबन 425 के आसपास है। इंडिया में बोली जाने वाली भाषा अप्रोक्स 450 के आसपास है। इतनी भाषाएं बोली जाती है, ये मैं बोलना चाहता हूं। उसके बाद जहां तक रिलीजन की बात आई, तो बेटा ये बहुत ही नंबर है, स्टैटिक्स है, इतना याद करने की जरूरत ना है। पर मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि 70 मतलब 80% के आसपास इंडिया में हिंदू है और 14% के आसपास मुसलमान है। मैं ये सिर्फ आपको इंडिकेशन दे रहा हूं इसका। इस सेशन में आपस में हमारा कोई इसमें से कोई लेने देना ना है। जैसे क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, जैन है, ये सारे बताए गए हैं। तो सर, और इसमें हर से एक लाइन आपसे पूछूंगा बेटा, इतना तो मैंने बता दिया, पर एक वर्ड लिखा हुआ है इसमें, अदर्स। अब उस अदर्स में क्या आएगा हर्ष? सर अदर्स में जो और कोई लैंग्वेज बोली जाती है। वो नहीं, धर्म धर्म धर्म, वो 0.65 है वे बंदे। सर अदर्स में से कोई और रिलीजन से कोई फॉलो करता हो। ठीक है, अच्छा एक लाइन और बोल दो वैसे जो जिसका सवाल आएगा अब, कि अनएफ्लेक्टेड वो भी हमारे यहाँ है 0.23। अनएफ्लेक्टेड, अनएफिलेटेड, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं ये बता दो। हालांकि उसका इंग्लिश का वर्ड तो कुछ और है, इंग्लिश का वर्ड तो कुछ और है, जो मैं हिंदी बोलूंगा उसका इंग्लिश आपने ढूंढना है। आदित्य आप बताओ, आप इसमें पढ़ते हो, कौन सा कॉलेज बताया आपने? सिम्बायोसिस। सिम्बोसिस। तो आपने सिम्बोसिस बताया, तो अनएफिलेटेड का क्या मतलब है? मतलब उससे एफिलिएट नहीं होना, उससे कनेक्टेड ना होना। किससे? जैसे जो रिली बहुत सही बता रहे हो, पर थोड़ा बढ़ो आगे।
संदीप बताओ। सर मान्यता प्राप्त न होना, जैसे यूनिवर्सिटी दोबारा से बोलो, मान्यता कनेक्ट। प्राप्त होती है ना किसी, जैसे तो यहाँ क्या हम धर्म की बात कर रहे हैं, आप बताओ इसमें। नहीं बताओ संदीप, सही बता रहे हो धर्म, संदीप। खान मैं जी ये बताओ कह रहा आप। हूँ कि जो आपने किसी एक अनएफिलेटेड मिनट का रुको, पूछा ना एक मीनिंग, मिनट रुको। सर वो खान जी आप लोग बताओ। सर जो किसी भी रिलीजन से कनेक्ट नहीं होते उन्हें नहीं मानते हैं। अब ये बता दो खान जी, अगर सामान्य भाषा में अगर उसके लिए वन वर्ड यूज करना पड़े तो हम उसको क्या बोलेंगे? सर भानु। हिंदी में आई थिंक नास्तिक बोलते हैं, जो किसी भी हाँ गॉड में भरोसा नहीं करते हैं। हाँ हाँ। और भानु जी, अब हमें इसका इंग्लिश वर्ड चाहिए नास्तिक का। Atheist. याद नहीं है। हाँ, तो जो अदिति जी ने बोला, ये वर्ड पढ़ना है, हर चीज में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये पेपर में मीनिंग के तौर पे आता है जीके में। अनअफिलेटेड का मतलब है कि जो किसी भी धर्म से अफिलेटेड नहीं है, जो किसी भी धर्म को नहीं मानता, ना हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चियन वगैरह को, उसको हम जो है नास्तिक बोलते हैं। और नास्तिक को इंग्लिश में जो अदिति जी ने बोला वो बोलते हैं। क्या बोला अदिति जी? क्या बोला था सर? मैंने कनेक्टेड बोला था, अनएफिलिएटेड बोला था। एथिस्ट चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, उसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट का पैटर्न है वो कैसा है? शुभम जी, हमारी गवर्नमेंट जो है एस्टेब्लिश है, वो क्या राज्य की गवर्नमेंट है, या सेंटर की गवर्नमेंट है, या सेंटर और राज्य दोनों की गवर्नमेंट है? दोनों की है सर। तो उसको बोलते हैं बेटा फेडरल। जहां दो स्टेज पे गवर्नमेंट हो, एक गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए काम करे और एक गवर्नमेंट जो प्रदेश के लिए काम करे, उस सिस्टम को बोलते हैं फेडरल। उसके अलावा उसमें हमने जो गवर्नमेंट का पैटर्न लिया, तो मैंने ये पूछा था शुभम पिछली बार, आपको ध्यान है, आपने बोला, मैंने पढ़ा है कि हमने गवर्नमेंट का सिस्टम कहां से बोरो किया बेटा? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। और ब्रिटेन का किस तरह का सिस्टम हमने बोरो किया? संघात्मक प्रणाली और एकात्मक दोनों था सर, उनका दोनों व्यवस्था थी। तो वहां से उनकी एक मतलब वो जो संघात्मक प्रणाली उसको लिए थे। संघात्मक तो बोल दिया आपने, सही बोला, लेकिन उसके साथ साथ वो तो ऊपर और नीचे रहेगी सेंट्रल स्टेट में, पर वहां पे उन गवर्नमेंट के कितने अंग होंगे, कैसे काम करेगी? साहब बोलो। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वेरी गुड सर, हमने फेडरल, पार्लियामेंट्री, रिपब्लिक, हमारा जो कंट्री है ना वो फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, इस तरह से वो काम करता है। ठीक है, इसको हर वर्ड को हम समझाएंगे आने वाले टाइम में। साहब जी, आप काफी दिन बाद आए, क्या बात हो गई? नाराजगी है कुछ? नहीं सर, तबीयत खराब। बेटा 10 दिन हो गए कम से कम। जी सर, थोड़ा लॉन्ग टर्म इशू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर हर्ष, हमारी प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? सर द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू। तो इसमें इसके बारे में कोई फैक्ट बताना हो तो आप क्या बताएंगे? एक फैक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पर्सपेक्टिव में, ये मैं बोलना चाहता हूँ, जीके के पर्सपेक्टिव में। सर वो सुप्रीम हेड, नॉमिनल हेड होती है सर गवर्नमेंट की। नहीं, मैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में पूछ रहा हूँ। सर वो फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है। वेरी गुड। द्रौपदी मुर्मू हमारी पहली महिला राष्ट्रपति है। ये सही नहीं है? पहली तो और भी बन चुकी है। अनुसूचित जनजाति से सर पहली महिला। हाँ, यही बोला, पर वो हमारी इंडिया की पहली शेड्यूल्ड ट्राइब
से बिलोंग करने वाली लेडी है। हम यहाँ किसी कास्ट को इंडिकेट नहीं कर रहे, हमारे से कोई लेना देना नहीं, हम तो ये एकेडमिकल बताने के लिए ये बातें कर रहे हैं, ये मैं बोलना चाहता हूँ सबको। तो सर, सबसे पहली वोमेन राष्ट्रपति कौन बनी है? खान जी बताइए। सुबह उसके बाद पाटिल सर। प्रतिभा पाटिल जो है वो हमारी पहली महिला राष्ट्रपति बनी। उसके बाद लक्ष्मी जी, हमारा सबसे ज्यादा टेन्योर किस राष्ट्रपति का रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो सबसे ज्यादा लंबा टेन्योर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का रहा है, वो हमारे पहले राष्ट्रपति थे। शुभम लिखते रहो बेटा। हाँ, यहाँ टॉपिक तो हम इंडिया पढ़ा रहे हैं, पर इसमें और 36 बातें इधर उधर की भी जो जीके में आती है वो इसमें कवर है। हो सकता है कल हम उसको ना बोल पाए जाने अनजाने में, तो जो बातें भी है वो सब नोट करते चले जाओ। हर सब बताएंगे। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन को हम किस रूप में मनाते हैं? हर जी। सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन को टीचर्स डे। बिल्कुल ही रॉन्ग है ये तो। शिक्षक दिवस। संदीप नहीं है, शिक्षक ऐसे नहीं दिवस। बोलना भाई। सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वेट करो सर। हाँ बोलो भानु जी। सर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। सर डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली, उसको उसका जन्मदिन हम 5 जी सर बिल्कुल राइट है। शुभम। सर शिक्षक दिवस पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मनाया जाता है सर। हाँ सर, वो तो बता दिया मैंने। जी। तो एडवोकेट डे के रूप में मनाते हैं, यस सर। राइट। वकील दिवस के रूप में उनको मनाते हैं हम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बर्थडे को। जी। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ये हम बोलना चाहते हैं। एक बार हम पूरा सेशन जो डे है ना उनका रखेंगे, हमने बनाया है अभी, आप जनवरी के डे अभी बात करेंगे अगर आज टाइम लगा तो हमारा, ठीक है? चलिए सर। उसके बाद दूसरा, प्रेजेंट में हमारे प्रधानमंत्री का क्या नाम है? लक्ष्मी जी। क्या सर? हैं? एब्सेंट माइंड? नहीं सर, बस लिख रहे थे इसीलिए। लिखना नहीं, पहले सुनो, सुनना जरूरी है। हाँ, हमारा प्रधानमंत्री का क्या नाम है खान जी? सर करंट टाइम पे हाँ करंट ही बोला बेटा। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। माइक मोदी। माइक म्यूट करिए बेटा। हैंड रेज करिए हिना जी, माइक म्यूट करिए अभी। नरेंद्र दामोदास मोदी, ये मैं बोलना चाहता हूँ। साबी अभी पूछता हूँ सर आपसे भी। तो अब ये बताइए संदीप जी कि अभी तक सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? संदीप जी। नरेंद्र मोदी। या हर्ष बोलो। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लॉन्गेस्ट पीएमशिप रहने वाले अभी है, पर शायद इस टर्म में वो बाईपास कर सकते हैं, देखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो लेजिस्लेटर है, शुभम आप बताओ बेटा, हमारी जो लेजिस्लेटर है ना पार्लियामेंट, उसमें
कितने हाउस है? सर 2। हाँ, डाउट क्यों कर रहे हो? सिंपल सा सवाल है। 2 है सर, मतलब देखो केंद्र का एक राज्य का 2 ही हाउस है सर पार्लियामेंट तो। नहीं, केंद्र का नहीं बेटा। केंद्र में हमारी पार्लियामेंट में कितने हाउस है? 2। 2, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा। और स्टेट में कितने हैं हर्ष? सर 6 को छोड़ के सब में एक है। जो अभी हमारे कितने राज्य है? साबी जी, एक मिनट। साबी जी बताइए, हमारे इंडिया में अब कितने राज्य है? कैमरा ऑन नहीं करेगा तो कुछ नहीं पता लगेगा मुझे। लक्ष्मी जी बताइए कितने राज्य हैं? 28 स्टेट, just 28. अब सर बिना 28 कैमरा ऑफ करे ये आवाज पता नहीं कहाँ से आती है, मेरे को दिखती ही नहीं सर आवाज। सर 28 स्टेट्स है सर। 28 स्टेट है। यस सर। तो 28 स्टेट में से 6 राज्यों में 2 हाउस है और 22 राज्यों में सिर्फ कानून बनाने के लिए, राज्यों के लिए कानून बनाने के लिए एक ही हाउस है। क्या बोलते हैं उसको हर्ष? लेजिस्लेटिव असेंबली, और जहाँ पे 2 है काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, जहां एक है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, और उसमें और जहाँ जहां पे पे विधान 2 है विधान वहां परिषद। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद। ये 2 है। तो जहां पे 6 राज्य आपने बोले हर्ष, अब हमें हर्ष बताएंगे कि वो 6 राज्य कौन से हैं। बताइए हर्ष। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी। बिहार से सर कोई बंदा है यहाँ पे? आई थिंक छत्तीसगढ़ है सर बिहार की जगह। बिहार तो बोला ही नहीं हर्ष ने। बिहार बोला है। बोला है? हाँ। चलो फिर ठीक है। तो सर सबसे पहले हम बात करेंगे जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। खान जी, आप तैयारी कर रहे हो यूपी की, तो पहले हमें यूपी को पकड़ना है। फिर उसके बाद यूपी से लगता और जिला स्टेट कौन सा है? बिहार। फिर हमने बिहार को पकड़ना है। फिर उसके बाद एक बार हम महाराष्ट्र के पास चले जाएंगे। तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से जो लगते और जिले हैं शुभम, पहले यूपी फिर महाराष्ट्र, यूपी से लगता हुआ बिहार, महाराष्ट्र से शुरू करेंगे, फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लगता और जो है कर्नाटक, कर्नाटक से लगता और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बना तेलंगाना। कितने हो गए शुभम? 6। तो ये 6 राज्यों में अपना विधानसभा और विधान परिषद दोनों बताए गए हैं। ठीक है, अंत तक चलिए सर। अब उसके बाद हमारा इंडिया कब डोमिनियन बना, कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। उसके बाद संदीप ये बताओ कि हमारा इंडिया देश कब गणराज्य बना? 26 जनवरी 1950। इस खान जी ये नहीं, बताइए। 15 अगस्त 1945। चल दत्त तेरी की, इतना सही अच्छा बोल बताइए गया सर, था फिर सही वापस रिवर्स बताइए। हो गया। फिर रिवर्स हो गया। फिर रिवर्स हो गया। और ये प्री एग्जाम में सबके साथ होता है बेटा। हम 4 सवालों को सही करके लास्ट में डाउट करके उनका दूसरा ऑप्शन कर जाते हैं। होता है कभी है शुभम ऐसा? मेरे साथ यही हुआ था सर। डाउट नहीं करना है कभी भी। एक बार थोड़ा सोचो, पोज लो, और फिर उसके बाद आंसर कर लो, और फिर उसको दोबारा नहीं देखना। अगर दोबारा देखा, जैसे शुभम ने अभी दोबारा देखा, संदीप ने, तो अपना आंसर बदल लिया। तो सर अब ये बताएंगे शुभम जी कि क्या फर्क है
स्वतंत्र होने में और गणराज्य बनने में? शुभम। सर स्वतंत्र होने में सर ये है कि उनके पास फ्रीडम मतलब होती है, स्वतंत्र होने में वो खुद इंडिपेंडेंट है कुछ भी करने के लिए। और गणराज्य होता है कि उनकी मतलब पूर्ति करने के लिए एक सारी चीजों का मतलब जरूरतों को पूरा करने के लिए उनको एक डिवाइडेशन किया गया कि ताकि उनकी चीजों की हम नीड को पता कर सके और उसको पूरा कर सके। भानु बताओ। जहां तक मैं समझ रहा हूँ सर, आजाद तो जैसे हमारा मतलब ये है कि हम आजाद तो हुए लेकिन अभी भी हम सपोर्ट लेके उनका काम कर रहे थे। और जब से किस हम चीज की सपोर्ट? जैसे आजाद हुए बट हम फिर भी अभी कहीं ना कहीं नहीं, सपोर्ट का तरीका, सपोर्ट का मैं वो वर्ड पूछना चाह रहा हूँ, किस चीज की सपोर्ट लेके हम उससे काम कर रहे हैं? मीन्स जैसे जो भी क्या नाम डिपार्टमेंट्स थे या जो भी था, अभी कहीं ना कहीं रूल्स जो रूलिंग जो थी वो उनका सपोर्ट हम जो ब्रिटिश के लोग रह गए थे, जो अधिकारी रह गए थे, उनसे सपोर्ट लेते हुए कर रहे थे। फिर उनको भेज दिया हमने बाद में? नहीं सर, इसके लिए इसके बाद सर हमारे अपने हाथ जी जी जी। हर्ष बताओ। सर जो मेन डिफरेंस है, जो इंडिपेंडेंस डे है उसमें तो हमें ब्रिटिश से हमें आज़ादी मिली थी। तो 26 जनवरी है, उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है, इन्फोर्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन, उस दिन में इन्फोर्समेंट आया था। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं भानु जी, शुभम जी, कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने ये कहा कि आप फ्री हो, पर उस समय सारे नियम कानून कायदे वही थे जो अंग्रेजों के बनाए गए थे जी। और उसी से फिर काम चलना था आगे चल के। लेकिन हम चाहते थे कि हमारा कानून बने, हमारा संविधान बने। किसी भी देश को चलाने के लिए एक गाइडलाइन बनानी पड़ती है अपनी। वी आर फ्री, जब हम फ्री हैं तो हम अपना कानून बनाएंगे। तो उसके लिए हमने एक असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली, और फिर उन्होंने, लिखो इसको, 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसमें हमारा अपना संविधान बनाया, जो कि 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। और उस दिन को हम 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि संविधान बना था, पर अभी हमें उसको टोटल लागू नहीं करा। टोटल लागू कब करा हर्ष? सर 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को ही क्यों करा? क्योंकि इस दिन कांग्रेस ने अपना इंडिपेंडेंस डे घोषित करने का डेट किया था उन्होंने पहले अर्लियर में 1930s के टाइम में। हाँ, तो 1934 में लाहौर अधिवेशन के तहत तो सर 1930 में लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के किनारे उस समय के जो चेयरपर्सन थे कांग्रेस के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पूर्ण स्वराज्य का नारा बोला था, कहा था। उस ऐतिहासिक दिन के लिए हमें फिर 26 जनवरी को इसको लागू कराया, ये मैं बोलना चाहता हूँ। आप हैंड रेज करे थे हर्ष। सर थोड़ा सा माइक बार बार ऑन ऑफ करना पड़ा, बोल दीजिए कि अगर बोल दिया तो फिर माइक ऑफ कर दिया करे, थोड़ा डिस्टरबेंस होता है ना यार, बार बार ऑन। शायद यहाँ पे नहीं बोला, बाकी तो सब जानते हैं, जब हम रेगुलर क्लास लेते हैं वहां पे। तो ये जो कुछ नए हैं ना, उनको पता नहीं है कि आंसर देने के बाद आप माइक ऑफ करना पड़ता है। तो सर कृपा करके जब भी हम आप हैंड रेज करें, कोई आंसर दे, तो जब हम क्वेश्चन पूछे तो अनम्यूट कर लीजिए और आंसर देने के बाद म्यूट कर लीजिए। वो आपके लिए भी बेनिफिशियरी है और बाकी बच्चों के लिए भी बेनिफिशियरी है और मेरे लिए भी बेनिफिशियरी है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। तो सर उसके बाद अब हम बात करेंगे, बाकी तो चलो वहां डिटेल डिस्कस करेंगे जब पता लगेगा। अब इसमें अगर हम इनकी पड़ोसी देश तो पता है हमने, पर हमारे पड़ोसी जब बने तो उसकी कुछ बाउंड्रियां भी बन गई। तो अब हम समझेंगे कि कौन कौन सी बाउंड्री हमारी अपने पड़ोसी देशों के साथ थी
तो सर पहला नाम है इसमें रेड क्लिफ लाइन। ये किस कंट्री के साथ है हमारी? खान जी, खान जी बताइए। सर माइंड में नहीं है मुझे। अच्छा, रेड क्लिफ सुना है बेटा? जी सर सुना है बट अभी माइंड में नहीं है। कोई बात नहीं, सुना तो है ना? जी सर सुना है। ठीक है। बताइए भानु जी। तो सर चाइना के साथ में। चलिए, और मैकमोहन? सर अफगानिस्तान और ये और ड्यूरेंट लाइन? ड्यूरेंट लाइन सर कंफ्यूज हैं। मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे एक कदम आगे जा रहे हो तीनों सॉरी। लाइन पे। जी जी नहीं, बोल तो सही दिया सब कुछ, पर जी। एक लाइन मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप एक लाइन आगे जा रहे हो। अच्छा सॉरी। हर्ष जी बोलो। सर जो रेड क्लिफ लाइन है वो तो हमारी पाकिस्तान के साथ है। रेड क्लिफ किसके साथ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का खराबा हुआ तो खून बह गया था। तो रेड, रेड मतलब लाल, लाल मतलब खून, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कब बनी बेटा हर्ष? सर 1972। सर 72 कहाँ पहुंच गए? मैंने बोला आजाद हुए, खून बहा। सर वो तो 1947 में ही 47 में ही बन गई। हाँ, रेड 14। क्लिफ 1947, जबकि मैकमोहन, भानु जी आप बताओ दोबारा, रीथिंक करो। मैकमोहन, मैकमोहन, शुभम, सर सॉरी संदीप, शुभम, इंडिया एंड खान। चाइना के बीच सर। इंडिया और चाइना के बीच, इंडिया और चाइना के बीच मैकमोहन लाइन बनी, जो कि 1914 में खींची गई थी। ठीक है, ठीक है। तो ये लाइन कहां तक आ रही थी हर्ष? सर मैकमोहन लाइन पता नहीं कहाँ तक कर रहे हैं। ये बेटा असल में अरुणाचल प्रदेश से शुरू करके और ये जो है ना वो बीच वाला तिब्बत, वहां तक लाइन खींची, उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। उसके बाद नहीं खींची लाइन। ठीक है, और उसके बाद 1962 में युद्ध होने के बाद जो बंदा आगे पीछे हो गया, मतलब भारत चाइना, उसी को LAC बोल दिया। क्या मतलब वो LAC का सहायक? लाइन ऑफ कंट्रोल। ऑफ कहाँ आ गया? मैं तो LAC बोला बेटा, LAC। हर्ष, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो वो बताई गई लाइन ऑफ एक्चुअल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। ठीक है, और उसके बाद एक लाइन और पूछूंगा, अभी नहीं, बाद में। अगला पॉइंट है, वो है ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन ये किसके बीच में है? शुभम, सभी, भानु, हीना, बताइए कुछ। ये सर शायद अफगानिस्तान से टच है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली। हाँ, ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच बताई गई है। तो ये इंडिया और अफगानिस्तान से कहां टच हो गई संदीप? क्यों हो गई टच? ये कैसे हो गई ये टच? सर सर ओल्ड आइडिया नहीं है सर। चलिए, खान जी, सभी जी, किसी और को पता है तो वो हैंड रेज करिए। सर पीओके की वजह से, पीओके। हाँ, हर्ष बताओ। सर जम्मू एंड कश्मीर की वजह से। ओपीओ की वजह से।
पीओके जो बोल रहे हैं ना सर, उसकी वजह से ये जो है पीओके हम अपना भाग मांगते हैं, तो हमने उसको ये कहा है कि वो हमारी लाइन है। तो अगर आपका कोई ऑप्शन पाकिस्तान और अफगानिस्तान आए तो हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान लिखना है, लेकिन अगर इंडिया आए तो हर्ष सर अगर इंडिया है तो इंडिया का नाम लिखना है ना बेटा। हाँ सर। हमने पूछा कि ये लाइन किससे मिलती है, तो वहां ऑप्शन आया अफगानिस्तान और पाकिस्तान, चाइना और जापान वगैरह वगैरह, तो हम लिखेंगे पाकिस्तान से, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। लेकिन जहां ऑप्शन आया इंडिया और अफगानिस्तान, तो हम आंसर करेंगे इंडिया और अफगानिस्तान। अब ठीक है यहाँ तक? यस। अब ये और हमें ध्यान रखना है बेटा कि कितना किलोमीटर टच करती है ये। पीओके का 16 किलोमीटर का एरिया वो अफगानिस्तान को टच करता है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर जो है ना, उसका 16 किलोमीटर वो अफगानिस्तान को टच करता है, ये मैं बोलना चाहता हूं। उसके बाद बेटा इन्होंने नंबर के हिसाब से लाइन पूछी है, जैसे 24 पैरेलल लाइन, 24 पैरेलल लाइन, तो ये किसके बीच में है संदीप? ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो गुजरात का एरिया है ना खान जी, गुजरात का एरिया, रन ऑफ कच्छ, वहां पे ये लाइन बताई गई है। उसके बाद है 38 पैरेलल लाइन, 38 पैरेलल लाइन, तो ये कहां के बीच है शुभम? सर वो लेफ्ट कर चुके हैं। अच्छा, ये 38 वाली कोरिया, मतलब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, उनके बीच खींची गई रेखा है। उसके बाद 49 पैरेलल लाइन, 49 ये किसके बीच में है? ये यूएसए और कनाडा, उनके बीच में खींची गई लाइन है। ठीक है, यहां तक लिखा जा रहा है थोड़ा थोड़ा हर्ष? मुझे सर लिखा जा रहा था। स्पीड थोड़ी तेज है अभी या थोड़ी कम हुई है, जैसे क्या हुआ? नहीं स्पीड ठीक है सर। भानु जी? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। हिना खान जी? जी सर प्रॉपर है, मैं नोट कर पा रही हूँ। अब है थोड़ा बहुत ठीक है? जी सर मैं नोट कर ले रही हूँ, इतनी स्पीड ठीक है। समझ में आ रहा? जी जी आ रहा है। ये बेटा याद करना चाहिए आपको, रिवाइज करना चाहिए, कन्वर्स करना चाहिए, और एक क्लास हम बीच बीच में जैसा भी टाइम लगेगा तो इनका कन्वर्सेशन भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, ये मैं बोलना चाहता हूँ। ऐसे लिखने से तो कुछ नहीं आएगा, पर जब आप इनको दोबारा पढ़ेंगे, तिबारा पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद आपका हम टेस्ट भी लें, तो फिर इसमें गुंजाइश बन जाएगी कि वो चीजें आपको याद हो जाए, ये मैं बोलना चाहता हूँ। फेयर तो करना पड़ेगा सर, रफ में तो भूल ही जाएंगे। नहीं, फेयर की कोई जरूरत नहीं है भानु जी। अब फिर भी सर एक साथ इकट्ठा होकर लिखने के समय कहीं कोई कहीं लिख लिया है, कोई कहीं लिख लिया हो, तो एक जगह तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना सर। कोई जरूरत नहीं है, जी। कोई जरूरत नहीं है, अगर आप देखें तो, क्योंकि फेयर करने से आपका
टाइम ज्यादा लगेगा, पहला Right. पॉइंट। दूसरा, अभी आपने जो भी लिखा है ना खान जी, तो आपने सारा वो मोमेंट आपके माइंड में फिक्स हो गया। ये जो पूरा 1 घंटा चल रहा है ना, ये सारा एटमॉस्फेयर आपके माइंड में फिक्स हो गया। तो जब आप इस रफ को ही पढ़ोगे, देखोगे, तो आपको वो पूरा सेशन पिक्चराइजेशन में आ जाएगा कि उस दिन अभी हर्ष ने बोला भाई वो शिवम लेफ्ट कर गया, आदित्य सिम्बोसिस वाले ने ये बोला, वगैरह वगैरह, वो सारी कन्वर्सेशन आपके याद आ जाएगी। मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो आप फेयर में तो लिख सकते हो, पर वो कोई जरूरी नहीं है। कोशिश करो इसी को ही थोड़ा सा आप डिवाइड करते। लीजिबल राइटिंग में लिख लो, बस लिख जी। सकते हो बस। बाकी दोबारा नोट्स वो पक्के फेयर नोट बनाने का कोई फायदा नहीं है। जी। अगर आप फेयर ही लिखना है तो 50 रुपए की कोई जीके की बुक लिया, वहां सब कुछ फेयर ही लिखा हुआ है। सर वो तो सारा प्रिंटेड है, सब फेयर लिखा हुआ है, पढ़ लो उसको। क्या आप पढ़ते हो कभी भानु जी नहीं सर, लगातार? नहीं इतना नहीं हो पाता है सर। खान जी पढ़ते हो आप? नहीं सर, नहीं हो पाता है। क्योंकि बेटा मेटेरियल तो बहुत पड़ा है, मेटेरियल का इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या हम उसको समझते हैं, पढ़ते हैं, ये चीज मैटर करता है। और जैसे अब हम क्लास ले रहे हैं, सिर्फ इसका आपको फायदा ये मिल जाएगा कि जो चीज आप मान लो 2 घंटे में 3 घंटे में पढ़ते, समझते, या उसकी कोई ट्रिक लगाते, तो वो चीजें हमने 1 घंटे में आपको बोल दी है, कहीं ना कहीं कनेक्ट करके, कहीं ना कहीं रेफरेंस देके, तो वो चीज आपको लंबे समय तक याद रहेगी। मैं ये बोलना चाहता हूँ। और मैंने महसूस किया है, मेरा एक्सपीरियंस है ये संदीप जी, कि अगर जीके को आप कन्वर्स करो तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल भी बताता हूं। जो हमारे हिंदी के अंग्रेजी में कितने महीने होते हैं? हमारे टोटल महीने कितने हैं आदिति? 12 महीना। 12 महीना। पहला महीना कौन सा है? जनवरी। और आखिरी? दिसंबर। दिसंबर। अब इसको थोड़ा उल्टा कर दो। क्या कर दो मतलब? हमारे हिंदी में, मतलब हिंदुओं में, हिंदी में बोले जाने वाले, होने वाले महीनों का नाम बता दो। पहला महीना कौन सा है? मतलब उल्टा करके सर? नहीं, हिंदुओं में, हिंदुओं का पहला महीना कौन सा है? इंडिया में पहला महीना कौन सा है हिंदुओं के हिसाब से? बोलो भानु। जी, चैत्र। चैत। और आखिरी कौन सा है हिना जी, हिना अलवी? फाल्गुन। ये कौन बोला फागुन? फागुन। ये सर बच्चा खड़ा हुआ है। बच्चा खड़ा? जी जी। फागुन। अगर ये बच्चा नहीं बताता ना तो आप कोई नहीं बता पाते। हिना ने तो बताया है वैसे। जी जी। एनीवे, बैक टू द पॉइंट। ये संदीप मेरे कैसे याद रहा बेटा? मेरे ऐसे याद रहा कि मेरी वाइफ का एक कजन है, उसका नाम चंद्र प्रकाश है, उसको हम सीपी के नाम से बोलते हैं। तो सीपी से क्या हुआ मतलब? सी से चैत और पी से फागुन, पी से फागुन। तो हमने ट्रिक लगा ली एक, पहला चैत और आखिरी फागुन। ये मैं इसलिए बोलना चाहता हूं खान जी कि जीके की कोई लिमिटेशन नहीं है। जो मैंने सवाल बोला ना, ये प्री में आया हुआ है हर्ष, ये प्री में आए हुए सवाल है। ओके सर। तो बीच बीच में जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं, तो हर्ष तो जानते हैं थोड़ा बहुत कि वो मान के चलो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी जुडिशियल एग्जाम में वो क्वेश्चन
आया हुआ है, ये मैं बोलना चाहता हूं। आदित्य जी कुछ स्माइल कर रही है, क्या कहना चाह रही है? नहीं सर, मुझे आज पता चला बस। क्या? अच्छा, के बारे में। हाँ हाँ हाँ। तो चलिए सर, अब उसके बाद एक पॉइंट को और हम आपको डिस्कस करेंगे, समझाएंगे। वो पॉइंट का नाम है हमारा कर्क रेखा, हिंदी में कर्क रेखा, और इंग्लिश में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, क्या होती है आदित्य ये? सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कोई एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में पास करती है कंट्रीज के बीच में। तो सर पहले इसको समझ लेते हैं ये है क्या। हर्ष, ये पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई एक इमेजिनरी लाइन है। पश्चिम से पूरब एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में जो भूमध्य रेखा है ना, उसके समानांतर चल रही है। इसका जो एग्जिस्टिंग पॉइंट है वो 23 डैश कोमा, फिर 26, फिर कोमा, फिर 22। ये इसकी फिगर के हिसाब से नाम मैंने बताया है, 23, 26, 22, सब में बीच में कोमा भी है। शुभम क्या हो गया था बेटा? सर इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी घर से सर। प्लीज बिल्कुल लेफ्ट मत करो बेटा। नहीं सर, वो कॉल आ गई, मुझे ट्रांसफर करना था पेमेंट वगैरह, इसलिए प्रॉब्लम थी, नहीं तुम करते। तो सबको पहले बोल के बैठो कि मेरे को प्लीज 1.5 घंटा बिल्कुल किसी भी कीमत पे डिस्टर्ब मत करो। सॉरी सर। हाँ हाँ, क्योंकि अब आप उसको वीडियो में तो सुन पाएंगे, लेकिन जो 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 बैक टू बैक लाइव वो था सेशन, वो नहीं में आ पाएगा। बैक टू द पॉइंट। तो सर ये इसको हम कर्क रेखा को हम उत्तरीय कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23,26,22 ये इसकी पोजीशन है। ये एक काल्पनिक रेखा है जो पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है। पश्चिम का कौन सा राज्य है हर्ष, बताओ? पश्चिम में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं? सर पश्चिम मतलब वेस्ट सर, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इंडिया में आ जाओ अभी, इंडिया की बात कर रहे हैं। अच्छा इंडिया में सर, पश्चिम में सॉरी, राजस्थान, गुजरात, राज्य, गुजरात। अच्छा ठीक है चलिए। तो पश्चिम में राजस्थान और गुजरात पड़ते हैं। ठीक है, तो ये पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, तो अब ये बताना है कि ये रेखा किन किन राज्यों से होके गुजरती है। तो पहले ये बताना है कि कितने राज्यों में होके गुजरती है, भानु जी? सर इसका आइडिया नहीं है मुझे। 8 राज्यों से ये होके गुजरती है, 8 राज्य। ठीक है, तो इस 8 राज्यों में हर्ष, मैंने ये बोला कि ये पश्चिम से होके गुजरती है, आपने बताया पश्चिम के राज्य, तो हमने कहा कि ये गुजरात से होकर गुजरती है। अब आपने गुजरात की पोजीशन से और उधर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है ना, वहां तक 8 राज्यों का नाम बताना है जहां से गुजरती है। हर्ष? सर एक तो गुजरात, गुजरात के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद
नॉर्थ ईस्ट साइड साइड तो 3 ही आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ मैं अभी। त्रिपुरा भी होता अच्छा है, त्रिपुरा भी होता अच्छा अच्छा। तो सर अगर हम इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ काउंट करें, और मैंने शुरू में ही बोला था बेटा, ज्योग्राफी के लिए मैप का होना जरूरी है, मैप को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो सर हर्ष जी आप देखेंगे गुजरात, और गुजरात में से बीच में थोड़ा सा पोर्शन राजस्थान का भी आता है। गुजरात, राजस्थान, और राजस्थान में से आगे चल के फिर मध्य प्रदेश भी आता है। मध्य प्रदेश पहले सबसे बड़ा एरिया था, उनसे बाद में चल के काट के उसमें एक और राज्य बनाया, छत्तीसगढ़। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और फिर एमपी में, एमपी का जो 2 राज्य बने ना हर्ष, उससे पहले बिहार एक राज्य था, और बिहार से को हमने डिवाइड करके 2 राज्य बनाए, बिहार और झारखंड। तो फिर ये लाइन छत्तीसगढ़ से निकल के झारखंड में गई। उसके बाद झारखंड के बाद फिर अगला अपना पड़ाव बिहार के बाद अगला जो राज्य था, उस राज्य का नाम है वेस्ट बंगाल। तो झारखंड के बाद ये कहाँ गई? वेस्ट बंगाल में गई। उसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद और जो राज्य आया वो बना त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद फिर बांग्लादेश आ गया बीच में, और उसके बाद जस्ट बाद वो बांग्लादेश के परली तरफ वो बना मिजोरम। तो ये 8 राज्य है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरती है। ठीक है, अब इसमें हमने जो उज्जैन है ना, वो इसका सेंटर पॉइंट है। वर्ल्ड में उज्जैन जो है वो इसका सेंटर पॉइंट है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि भारत में मध्य प्रदेश में उज्जैन जो जिला है वहां पे वहां पे वहां पे वहां पे जो हमारे जयसिंह थे, राजा जयसिंह राजस्थान से, जो उन्होंने 3 वैधशाला बनाई। वैधशाला को क्या बोलते हैं हर्ष, शुभम? हॉस्पिटल, वैध वैध औषधालय, मतलब औषधालय। नहीं सर, वै हिंदी में वै ऊपर 2 मात्रा फिर ध फिर शाला, वैधशाला। सर उसको जंतर मंतर जो होता है। हाँ, तो उसको हम जंतर मंत्र बोलते हैं। तो सर ये वैधशाला बनाई जयसिंह ने, और ये जंतर मंतर उन्होंने 3 जगह बनाए। कहाँ कहाँ अदिति, कहाँ कहाँ? सर आइडिया नहीं है। एक तो बता ही दिया बेटा, उज्जैन। हाँ, एक तो उज्जैन। भानु जी और बोलो। सर दिल्ली और जयपुर। तो 3 बनी, एक दिल्ली, एक जयपुर, और एक उज्जैन। तो उज्जैन की जो वैधशाला बनाई, तो वहां पे वहां पे वहां पे वहां पे एक वर्ड रह गया, मैं अगर आप आइडेंटिफाई करना उसको। वहां पे 21 जून है शायद वो डेट, मैं अभी कंफर्म करूंगा। तो वहां पे वैधशाला का मतलब क्या है, मतलब इसका क्या काम है? भानु जी बताओ, हर्ष बताओ, शुभम बताओ।
सर इसका ये था कि जो हमारे खगोल में वो टाइमली क्या है, कौन सा नक्षत्र और वो सारी चीजें जो है, तो उन्हीं के लिए जो यंत्र थे उस समय अपने पुराने समय में थे, वही सब कुछ बताते थे कि इस समय कौन सा टाइमिंग क्या चल रही है, कौन से नक्षत्र चल रहे हैं, क्या है वो सूर्य की रोशनी के अकॉर्डिंग वो बता देते थे कैसे क्या होता है सर। तो सर इसमें मोटा बोला गया कि यहाँ पे उन्होंने बिल्डिंग बनाई है, मतलब कोई ऐसा एरिया बनाया है, उस एरिया से सूर्य की जब रोशनी पड़ती है तो वो कैलकुलेशन करके ये बता सकते हैं कि प्रेजेंट में कितना टाइम हुआ है। समय की गणना करते हैं वो सूर्य की रोशनी से। ऐसी उन्होंने छोटी बिल्डिंग बनाई हुई है, छोटे छोटे एरिया बनाए हुए हैं, उसको वेधशाला बोलते हैं। और 21 जून को एक बार हाँ ये रहा 21 जून को सूरज कर्क रेखा पर आपके सिर पे होता है, बिल्कुल सीधा होता है। 21 जून को सूरज बिल्कुल स्ट्रेट होता है पृथ्वी के, ये हम बोलना चाहते हैं। ठीक है, और ये भी मैं बोलना चाहता हूं कि जो उज्जैन की जो वेधशाला है ना, जंतर मंतर, जैसा भानु जी ने बताया सर, उसी के अकॉर्डिंग हिंदुओं के पंचांग वहीं से रेगुलेट किए जाते हैं। उज्जैन की जो वेधशाला है उसी की कैलकुलेशन से हिंदुओं के पंचांग बनते हैं। अब ठीक है यहां तक अदिति? हाँ चलिए सर। तो सर ये मोटा मोटी आज हमने इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में कुछ बातें आपको बताने की कोशिश करी। इसमें एक और हमारी जीके है कि हमारा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इंडिया में? हर्ष, माउंट एवरेस्ट। शुभम, और ठीक आपने, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 जो नेपाल चाइना से बिलोंग करती है, उसका जो रीजन है। इंडिया की कौन सी है शुभम? इंडिया के सिर्फ हिमालय। बोलो ही ना। कंचनजंगा। हाँ इसको हम K2 भी बोलते हैं। इसकी हाइट 8611 है, ये हम बोलना चाहते हैं। ये POK की रेंज में पड़ती है, हमें इसको इंडिया में कहा गया है। चलिए सर, आप शुभम जी आप अपना वो बताइए। हाँ भाग क्यों गए? हर चीज को हटा दो रिकॉर्डिंग को।